इस मैप को देखें। इसमें यहाँ पर एक देश है मलेशिया, जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर। तो 8 मार्च 2014 की आधी रात के समय यानी करीब 12:42 पर मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट MS-370 ने यहाँ कुआलालंपुर से उड़ान भरी, जो आगे चीन की राजधानी बीजिंग के लिए रवाना हुई। तो इस प्लेन में टोटल 239 लोग सवार थे, जिसमें से 227 यात्री थे, 10 प्लेन के कर्मचारी थे और 2 पायलट थे, जिसमें से एक थे कैप्टन जहारी अहमद शाह, जो 53 साल के थे और मलेशिया एयरलाइन के सबसे अनुभवी कैप्टन्स में से एक थे, और दूसरे थे को पायलट फारिक हामिद, जो सिर्फ 27 साल के थे और अभी उनकी पायलट बनने की ट्रेनिंग शुरू ही हुई थी। तो रोजाना की तरह सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन कुआलालंपुर से रवाना हो चुका था और करीब 20 मिनट बाद यानी रात 1:08 पर यह प्लेन मलेशिया को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच गया। इसके बाद इसे आगे वियतनाम के हो ची मिन्ह से हांगकांग और हांगकांग से बीजिंग जाना था। तो जब यह प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंचा तो कैप्टन जहारी ने बताया कि यह प्लेन अभी 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और सब कुछ सामान्य है। तो सामने रेडियो पर कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कैप्टन जहारी को बताया कि मलेशियाई फ्लाइट MS-370 हो ची मिन्ह एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करे, क्योंकि तब यह प्लेन यहाँ इगारी तक पहुंच गया था, जो कि मलेशिया एयरलाइन का एक चेक पॉइंट है। यहाँ तक कि मलेशिया एयरलाइन किसी प्लेन को ट्रैक कर सकता है। इसके आगे वियतनाम की समुद्री सीमा शुरू हो जाती है। तो यहाँ इगारी तक प्लेन पहुंच चुका था। तब समय था 1:20। फिर यहाँ से इसे दूसरे चेक पॉइंट तक जाना था, यानी यहाँ बिटोड़ तक। लेकिन बिटोड़ पहुंचने से पहले और इगारी से निकलने के सिर्फ 2 मिनट बाद MS-370 प्लेन अचानक से कहीं गायब हो गया। यह प्लेन ना मलेशिया रडार में दिख रहा था और ना ही यह वियतनामी रडार में था। अब कुआलालंपुर कंट्रोल रूम ने यह मानकर नजरअंदाज कर दिया कि यह प्लेन तो अब हमारे मलेशिया की सीमा से निकलकर वियतनाम की सीमा में दाखिल हो चुका है, तो यह प्लेन अब वियतनाम के रडार में होगा। पर दूसरी ओर वियतनामी रडार में भी यह प्लेन था नहीं। ऐसे में वियतनामी कंट्रोल रूम को एहसास हो गया कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर, जिसके बाद वियतनामी कंट्रोल रूम ने तुरंत प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन से कोई कांटेक्ट हुआ नहीं। इसके बाद इन्होंने प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उसके साथ भी कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया। अब दुनिया के हर मॉडर्न प्लेन में एक डिवाइस होता है, ट्रांसपोंडर। इस डिवाइस का काम यह बताना होता है कि यह प्लेन कौन सा है, प्लेन की स्पीड क्या है, अभी यह प्लेन कहाँ पर उड़ रहा है। ऐसी सारी जानकारी यह डिवाइस नज़दीकी कंट्रोल रूम को भेजता रहता है, ताकि कंट्रोल रूम उस प्लेन को ट्रैक कर सके। ऐसे में अगर नज़दीकी कंट्रोल रूम ट्रांसपोंडर के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ट्रांसपोंडर बंद हो गया है या किसी ने उसको बंद कर दिया है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वियतनामी कंट्रोल रूम का प्लेन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो इन्होंने मलेशियाई कंट्रोल रूम को कॉल किया कि MS-370 प्लेन हमारे रडार से अचानक गायब हो गया है। पर मलेशियाई कंट्रोल रूम ने शुरुआत में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आमतौर पर ऐसे हालातों में सिर्फ 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू टीम को जानकारी दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मलेशियाई कंट्रोल रूम ने 4 घंटे तक का इंतजार किया। और जब सुबह हुई, यानी जानकारी मिलने के कुछ 4 घंटों बाद, इन्होंने रेस्क्यू टीम को बताया कि यह प्लेन रात से कहीं गायब हो गया है। ऐसे में प्लेन जहाँ से गायब हुआ था, इगारी और बिटोड़ के बीच यहाँ पर तुरंत खोजबीन शुरू हुई, ताकि प्लेन में सवार यात्रियों को बचाया जा सके। पर दुर्भाग्य से वहाँ कुछ भी नहीं था। न कोई मलबा था, न ऑयल के धब्बे थे और न ही कोई इंसान था। और खोजबीन करने वाली टीम कोई छोटी मोटी नहीं थी। इसमें 7 देशों के 34 जहाज और 28 जितना विमान उनकी खोज में लगे थे। इन्होंने लगभग अगले 4 दिनों तक खोजबीन की, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इन्होंने यहाँ समुद्र के बहुत बड़े एरिया को छान मारा, पर यहाँ प्लेन का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मलेशियाई सेना ने पता लगाया कि जब यह प्लेन मलेशिया और वियतनाम के रडार से गायब हो गया था, तब यह प्लेन
मलेशियाई मिलिट्री रडार के संपर्क में था। इसमें आप देख सकते हैं, जब यह प्लेन कुआलालंपुर से इगारी चेक पॉइंट तक पहुंचा तब तक यह मलेशियाई रडार के संपर्क में था। फिर इगारी से आगे बढ़ा तो कुछ सेकंड के लिए वियतनामी रडार के संपर्क में आया था, लेकिन यहाँ से प्लेन तुरंत गायब हो गया था। पर मलेशिया की मिलिट्री ने कहा कि यह प्लेन इगारी से वापस मुड़ा और थाईलैंड और मलेशिया की बॉर्डर पर से यह प्लेन मलेशिया के इस पार आ गया और यहाँ पर थोड़ा सा मुड़कर यह प्लेन भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड की तरफ चल पड़ा था और यहाँ पर 4 नंबर लिखा है। तो यहाँ तक यह प्लेन मलेशियाई मिलिट्री रडार के संपर्क में था। इस कारण इसके बाद यहाँ पर जो खोजबीन हो रही थी पिछले 4 दिनों से, उसे बंद कर दिया गया और अब यह सारी खोजबीन यहाँ पर शुरू हुई। अब यहाँ पर खोजकर्ताओं के दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि यह प्लेन चाइना की राजधानी बीजिंग की तरफ जा रहा था, तो यह प्लेन वापस मुड़कर हिंद महासागर की तरफ क्यों चल पड़ा और हिंद महासागर में आने के बाद क्या यह प्लेन यहीं पर क्रैश हो गया होगा या फिर यह यहाँ से कहीं और चला गया होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल थे खोजकर्ताओं के, लेकिन इनके सारे जवाब उस प्लेन में थे जो अभी तक हाथ नहीं लगा था। खैर, तो नए सिरे से खोजबीन शुरू हुई इस भाग में और अगल बगल के देशों से मदद मांगी गई कि आप अपने अपने रडार को चेक कीजिए ताकि ये पता चले कि यह प्लेन यहीं पर क्रैश हुआ है या यहाँ से भी आगे बढ़ चुका है। तो भारत का एक रडार अंडमान निकोबार आइलैंड पर था, लेकिन रात के समय में यह रडार बंद रहता है। फिर नीचे इंडोनेशिया ने दावा किया कि उनका सैन्य रडार बंद पड़ा था क्योंकि उनके पास जनरेटर के लिए ईंधन नहीं था। इस कारण बिना कोई खास जानकारी मिले बगैर ही खोजकर्ताओं ने हिंद महासागर में यहाँ पर खोजबीन शुरू कर दी थी। दूसरी ओर एक्सपर्ट ने यह दावा किया कि ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 2005 में एक ऐसी ही घटना घटी थी। साइप्रस से एक प्लेन रवाना हुआ था, हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522, जो आगे ग्रीस तक जा रहा था। उसने भी उड़ान भरने के कुछ समय बाद कंट्रोल रूम से संपर्क खो दिया था और अगले 2 घंटे तक यह प्लेन हवा में उड़ता रहा और आखिर में यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन इसके बाद इसकी जांच हुई कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि प्लेन का दबाव बदल गया था और जैसे जैसे प्लेन ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे प्लेन में सवार सभी यात्री हाइपोक्सिया से मर गए। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मारे गए। इसे द घोस्ट फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्रीस के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। तो यहाँ पर भी ये सवाल पैदा हुआ कि क्या MS-370 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो एक्सपर्ट के पास एक लाइव सवाल तो था, लेकिन इसका जवाब तब तक नहीं मिल सकता था जब तक कि यह प्लेन ना मिल जाए। खैर, तो हिंद महासागर में बहुत गहरी खोजबीन शुरू हो गई थी, लेकिन तभी एक और नया सबूत मिला इस प्लेन का, जो किसी रडार का नहीं बल्कि आसमान में जो सैटेलाइट होते हैं उनके जरिए। असल में जो बड़े बड़े प्लेन होते हैं उसमें एक सेटकॉम नामक डिवाइस होता है जो सैटेलाइट से संपर्क करने के काम आता है, क्योंकि जब कोई प्लेन कोई वीरान जगह पर या समुद्र में दूर होते हैं तब वे प्लेन सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल रूम तक अपना मैसेज भेज सकते हैं। या फिर जब किसी प्लेन का नज़दीकी रडार या कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं हो पाता तब भी वे प्लेन सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब MS-370 प्लेन पहले मलेशिया रडार से गायब हुआ तो यह मलेशिया मिलिट्री रडार के संपर्क में आया। फिर वहां से गायब होने के बाद ये प्लेन हिंद महासागर से हजारों किलोमीटर ऊपर इनमार्सेट नाम के सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह थी कि इस प्लेन ने सिर्फ संपर्क करने की कोशिश ही की, बाकी कुछ पता नहीं चला कि जब यह प्लेन संपर्क करने की कोशिश कर रहा था तब यह प्लेन किस एरिया में उड़ रहा था। यानी प्लेन के लोकेशन के बारे में सैटेलाइट को भी कुछ पता नहीं था। लेकिन जब यह सैटेलाइट डेटा ब्रिटेन की एक ब्रांच जिसका काम क्रैश हुए विमानों की जांच करना होता है, जिसे AIB कहते हैं, उन्होंने सैटेलाइट के डेटा से मिले सिग्नल्स के आधार पर एक कैलकुलेशन की, जिसमें इन्होंने प्लेन और सैटेलाइट के बीच की दूरी और कब कब इनका संपर्क हुआ था उसके आधार पर इन्होंने प्लेन किस दिशा में आगे बढ़ा था वो खोज निकाला। इसमें आप देख सकते हैं
यहाँ मलेशिया से प्लेन निकला था जो आगे इगारी चेक पॉइंट के बाद वापस आया और यहाँ से फिर हिंद महासागर की तरफ रवाना हो गया था, जिस बारे में मलेशियाई मिलिट्री रेडार ने बताया था। इस कारण यहाँ पर खोजबीन जारी थी क्योंकि यहाँ से प्लेन रेडार से गायब हो गया था और तब तक किसी को भी पता नहीं था कि प्लेन यहाँ पर क्रैश कर गया था या फिर यहाँ से भी आगे बढ़ चुका था। पर सैटेलाइट डेटा से पता चला कि यह प्लेन यहाँ रुका नहीं था क्योंकि इसके बाद प्लेन ने कई बार सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश की थी, जिसमें पहली बार प्लेन और सैटेलाइट का संपर्क यहाँ पर हुआ था, फिर दूसरा संपर्क यहाँ पर हुआ और दूसरी बार संपर्क होने के बाद इस प्लेन ने एक यू टर्न लिया और सीधा ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना हुआ। फिर करीब 1 घंटे बाद प्लेन ने यहाँ पर तीसरी बार संपर्क किया, फिर 1 घंटे बाद यहाँ पर चौथी बार, यहाँ पर 5वीं बार, यहाँ पर छठा और आखिर में 7वीं बार यहाँ पर प्लेन और सैटेलाइट का संपर्क हुआ था। इसके बाद एक्सपर्ट के अनुसार प्लेन का ईंधन खत्म हो गया होगा और यह प्लेन यहीं कहीं आसपास में क्रैश कर गया होगा। मतलब रात 12 बजे के बाद यह प्लेन कुआलालंपुर से निकला था और सुबह 8 बजे प्लेन चाइना पहुंचने की बजाय यह वीरान समुद्र के बीचों बीच उड़ रहा था और प्लेन और सैटेलाइट के बीच जो 7 बार संपर्क हुआ था उसका टाइम और लोकेशन आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें आखिरी बार जहां संपर्क हुआ था उसे 7th आर्क कहते हैं और 7th आर्क के सबसे नज़दीकी देश था ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया कि प्लेन में जो ईंधन था वो यहाँ आते आते खत्म हो गया होगा और प्लेन यहीं कहीं आसपास में क्रैश हो गया होगा। इस कारण 7th आर्क को ध्यान में रखकर इसमें जो रेड कलर में रेक्टेंगल है उसे ही 7th आर्क कहते हैं, जो दिखने में आपको छोटा सा लगता होगा लेकिन ये हजारों किलोमीटर में फैला हुआ था और ऊपर से समुद्र का वो हिस्सा था जिस बारे में कोई स्टडी या अभी तक इसे किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था। ना यहाँ पर जहाज़ों का आना जाना था और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पहुँचने में भी 2 दिन का समय लगता है। और प्लेन के गायब होने के बाद इस जगह पर 2 समुद्री तूफान भी आ चुके थे। ऐसे में प्लेन का मलबा खोजना और भी मुश्किल हो गया था, लेकिन बावजूद इसके हर हाल में प्लेन को खोजना जरूरी था क्योंकि हर प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो प्लेन की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है और वो डेटा अगले 30 दिनों तक उस ब्लैक बॉक्स में रहता है। इस कारण हर बीतते दिन के साथ ब्लैक बॉक्स बंद होने की संभावना बढ़ती जा रही थी। तो ब्लैक बॉक्स बंद हो इससे पहले इसे खोजना जरूरी था। इस कारण खोजकर्ताओं ने तीसरी बार खोजबीन शुरू की यहाँ वीरान समुद्र में। तो पहले 1 महीने तक यानी अप्रैल 2014 तक सिर्फ समुद्र की सतह पर ही खोजबीन की गई ताकि प्लेन अगर यहाँ कहीं क्रैश हुआ है तो उसका मलबा अभी भी सतह पर हो सकता था। पर पूरा महीना बीत गया बिना कुछ मिले। इस कारण सतह पर खोज अभियान बंद करवा दिया क्योंकि अब तक में प्लेन का मलबा भी समुद्र में डूब गया होगा, तो सतह पर मिलने की संभावना अब थी नहीं। इसलिए अप्रैल के बाद गहरे समुद्र में खोजबीन शुरू हुई। अब इससे पहले साल 2009 में फ्रांस का एक प्लेन एयर फ्रांस 447 यहाँ ब्राजील के रियो से फ्रांस के लिए उड़ा था, लेकिन अटलांटिक में एक समुद्री तूफान के कारण प्लेन क्रैश हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर खोज अभियान शुरू हुआ और करीब $40 मिलियन खर्च होने के बाद ये प्लेन मिल पाया था, जिसमें 228 लोग मारे गए थे और ये दुनिया का सबसे महंगा खोज अभियान था तब तक। लेकिन MS-370 प्लेन को खोजने के लिए उससे 4 गुना पैसे खर्च हो गए क्योंकि अप्रैल 2014 के बाद से गहरे समुद्र में जो खोजबीन शुरू हुई इसमें आप देख सकते हैं 7th आर्क में खोजबीन शुरू हुई। इसमें येलो कलर वाले एरिया में ऊपर से खोजबीन हुई, ऑरेंज कलर वाले एरिया में थोड़ी गहरी खोजबीन हुई और रेड कलर वाले एरिया में बहुत गहरी खोजबीन हुई। खोजकर्ताओं ने कई महीनों तक गहरे समुद्र को स्कैन भी किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के भूकंप विभाग ने समुद्र में हाइड्रोफोन लगा रखे हैं जो किसी भी आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन उसकी दूरी नहीं बता सकते कि यह आवाज कहां से और कितनी दूर से आई है। पर उनमें मिली आवाज से पक्का हो गया था कि यह प्लेन क्रैश ही हुआ है
और कुछ और देशों ने भी ऐसे हाइड्रोफोन समुद्र में लगाए हैं ताकि आसपास में कोई परमाणु बम का परीक्षण करे तो उसे पकड़ा जा सके। तो उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि यह प्लेन क्रैश की ही आवाज़ है। और इस सारी खोजबीन में अब तक $160 मिलियन खर्च हो गए, पर प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। ना ही प्लेन का मलबा मिला और ना ही उसमें सवार कोई यात्री। इस कारण यह घटना दुनिया का सबसे महंगा खोज अभियान बन गई जो अभी तक असफल थी। तो लगभग पूरा 1 साल बीत गया था इस घटना का। खोजकर्ताओं ने अपनी पूरी कोशिश की। इसमें न सिर्फ मलेशिया की सरकार बल्कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे और भी कई देशों ने खूब मेहनत की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। और इस अभियान में चाइना इसीलिए शामिल हुआ क्योंकि इस प्लेन में 40 यात्री चाइना के थे। खैर, तो आखिर 29 जुलाई 2015 के दिन यानी इस घटना के लगभग 1.5 साल बाद एक अच्छी खबर यह मिली कि अफ्रीकी देश मेडागास्कर के पास यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसे आइलैंड ऑफ रीयूनियन कहते हैं। तो यहाँ के लोकल लोगों को किनारे पर एक लंबा सा मेटालिक का टुकड़ा मिला और जब यह खबर वहाँ फैली तो तुरंत इस टुकड़े की जांच हुई, जिसमें इसके सीरियल नंबर वगैरह से पता चला कि यह टुकड़ा उसी MS-370 प्लेन का था, जो प्लेन क्रैश होने के बाद उसका यह हिस्सा समुद्र में तैरते हुए यहाँ पर आ पहुँचा था। और यह तो सिर्फ शुरुआत ही थी, क्योंकि इसके बाद समय समय पर इस प्लेन के लगभग 27 जितने टुकड़े और मिले। तो इससे साफ हो गया था कि MS-370 प्लेन समुद्र में क्रैश ही हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था उस बारे में अभी तक पता नहीं चला था। इस कारण इसके बाद भी 7th आर्क वाला जो हिस्सा था उसमें खोजबीन जारी रखी गई, जो लगभग साल 2017 तक चली, जिसमें 2017 में खोजकर्ताओं ने 1 लाख से भी ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में गहरी खोजबीन की थी, सतह पर भी और समुद्र की गहराई में भी। बावजूद इसका वो प्लेन मिला नहीं। इस कारण आखिर 2017 में इस खोज अभियान को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसमें अब अरबों रुपए खर्च हो चुके थे और अब तक में यह खोज अभियान इतिहास का सबसे लंबा और सबसे महंगा खोज अभियान बन चुका था। खैर, तो इस अभियान के बंद होने के कुछ समय बाद अमेरिका की एक कंपनी है ओशन इन्फिनिटी, जिसका काम रोबोट की मदद से समुद्र की गहराई से जानकारी निकालना है। तो साल 2018 में इस कंपनी ने मलेशिया सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा। ओशन इन्फिनिटी ने कहा कि हम 7th आर्क में एक और खोज अभियान करना चाहते हैं, जिसमें अगर प्लेन ना मिले तो हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे, और अगर हमने इस प्लेन को 90 दिनों के भीतर खोज लिया तो आपको हमें $70 मिलियन फीस चुकानी पड़ेगी। तो मलेशिया सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि ठीक है, तुम खोज अभियान शुरू करो। तो इसके बाद ओशन इन्फिनिटी ने एक नया खोज अभियान शुरू किया, जिसमें ये अपने बहुत सारे जहाजों को लेकर 7th आर्क में गए और रोबोट के जरिए इन्होंने उस पूरे समुद्र को स्कैन किया, जिस दौरान इन्होंने गहराई में देखा कि वहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी, चट्टानें और बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन वो जो खोज रहे थे प्लेन वो अभी तक मिला नहीं। इन्होंने कई महीनों तक खोज की, पर दुर्भाग्य से इन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा और ये भी असफल हुई है। तो 2014 की इस घटना में अब तक 4 साल बीत चुके थे। कई देशों की सरकार, कंपनियां और खोजकर्ताओं ने अपनी पूरी मेहनत की थी इस प्लेन को खोजने की, लेकिन जब हाथ कुछ भी नहीं लगा तो इसके दूसरे पहलुओं को भी जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि अब तक में इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़ अखबार में इस घटना के बारे में बहुत सी बातें हो रही थी और लोग कई तरह की अलग अलग थ्योरी बताने लगे थे। ऐसे में मलेशिया सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये प्लेन जब हमारी रडार से गायब हुआ तब उसमें क्या कोई खराबी आई थी। तो जांच करने पर पता चला कि इस प्लेन के कार्गो में 221 किलोग्राम लिथियम आयन बैटरी थी, जो कुआलालंपुर से बीजिंग भेजनी थी। अब आमतौर पर प्लेन के कार्गो में ऐसे विस्फोटक चीजें रखना खतरनाक है और यह नियम भी है, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई के चलते प्लेन में ऐसी सप्लाई भी होती थी। तो उसे लेकर जांच हुई कि कहीं इस बैटरी में तो कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था ना, जिसके चलते ट्रांसपोंडर बंद हो गया हो और प्लेन रडार से गायब हो गया हो। तो इस पर भी जांच हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मना किया
कि ऐसा होना संभव नहीं था। अगर कोई विस्फोट हुआ होता तो यह प्लेन समुद्र में उतना दूर तक नहीं जा सकता था। फिर सवाल उठा कि अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांसपोंडर को बंद किसने किया? क्या पायलट ने इसे बंद कर दिया होगा? तो इसके बाद दोनों पायलटों का इतिहास देखा गया ताकि पता चले कि क्या पायलट ने कहीं इस प्लेन को हाईजैक करके समुद्र में क्रैश तो नहीं करवा दिया था ना। तो सबसे पहले उंगली उठी कैप्टन जहारी अहमद शाह पर, जो इस प्लेन के मुख्य पायलट थे, क्योंकि कई लोग ये दावा कर रहे थे कि पायलट ने जानबूझकर ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया और प्लेन समुद्र में क्रैश करवा दिया था। तो पायलट ने ऐसा क्यों किया होगा? तो कई लोगों का यह मानना था कि पायलट मानसिक रूप से बीमार था, इस कारण उसने खुद आत्महत्या करने के लिए पूरे प्लेन को क्रैश करवाया होगा। अब कई लोग इस थ्योरी के साथ सहमत हुए, क्योंकि प्लेन जब इगारी चेक पॉइंट से वापस मुड़ा तब दो संभावना थी। पहली ये कि यह प्लेन जब इगारी से मुड़ा तब ग्रीस वाली फ्लाइट की तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण पायलट और यात्री मारे गया हो और मरने से पहले पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड में कर दिया हो ताकि प्लेन अपने आप ही उड़ता रहे। पर अगर ऐसा हुआ होता तो यह प्लेन मलेशिया और थाईलैंड की बॉर्डर पर से कैसे गुजरा? क्योंकि पायलट जिंदा था और उसने बॉर्डर पर से इसलिए प्लेन को उड़ाया ताकि वो मलेशिया और थाईलैंड दोनों की रडार से बच सके और चुपचाप आगे जा सके। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि कैप्टन जहारी अहमद शाह के घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर था, जिसमें उन्होंने गेम खेलते समय एक रास्ता बनाया था और संयोग से वो रास्ता उसी रास्ते के पास था जहां पर MS-370 प्लेन उड़ा था। इसमें रेड कलर में जो रास्ता है वो कैप्टन के फ्लाइट सिमुलेटर का है और येलो कलर वाले रास्ते पर यह प्लेन उड़ा था। मतलब ये सब काफी मिलता जुलता था। इस कारण कई लोग पायलट को निशाना बना रहे थे, लेकिन जब उसकी गहरी जांच हुई तो पायलट बेकसूर पाया गया। उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, ना घर पर कोई परेशानी थी और ना ही नौकरी में, ना इनके पास पैसों की कोई कमी थी। और आखिरी बार जब उनके साथ बातचीत हुई थी तो ऐसा कुछ भी लगा नहीं था कि उन्हें कोई दिक्कत हो। वो रोज की तरह फ्रेश और आराम से आगे बढ़ रहे थे। तो पायलट ने ऐसा किया हो, इस तर्क को खारिज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद लोगों ने यह तर्क दिया कि कहीं किसी यात्री ने तो प्लेन को हाईजैक करके ऐसा नहीं करवाया होगा ना। इस कारण इसके बाद प्लेन में सवार सभी यात्रियों की जांच हुई कि इसमें कौन कौन सवार थे और उनका बैकग्राउंड क्या था। तो प्लेन में ऐसे दो लोग थे जो ईरान के थे, एक नूर मोहम्मद मेहरदाद और दूसरा दिलावर सैयद मोहम्मद रजा। अब इन दोनों पर क्यों शक हुआ? क्योंकि ये दोनों नकली पासपोर्ट से प्लेन में आए थे। तो इंटरपोल को लगा कि हो सकता है कि ये दोनों किसी आतंकवादी संगठन के लिए काम करते हो। इन दोनों ने ही प्लेन को हाईजैक किया हो। लेकिन जब इन दोनों की पड़ताल की गई तो पता चला कि इनके परिवार यूरोप में रह रहे थे, इस कारण इन्हें भी यूरोप जाना था, जिसके लिए इन्होंने नकली पासपोर्ट से मलेशिया, फिर यहाँ से बीजिंग और बीजिंग से दोनों यूरोप जाने वाले थे अपने परिवार के पास। बाकी ये दोनों भी नॉर्मल लोग ही थे। तो अब तक जितनी भी संभावनाएं थी उसमें से कोई ठीक नहीं बैठ रही थी, जिसके बाद ज्यादातर एक्सपर्ट इस बात से सहमत हुए कि पायलट और को पायलट दोनों ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गए। जिसके बाद प्लेन के सभी यात्री भी बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चलता रहा। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि प्लेन का ईंधन खत्म नहीं हो गया। और जब ईंधन खत्म हुआ तब यह प्लेन समुद्र में जा गिरा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हुआ कि आखिर प्लेन में ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई। तो इसमें भी अलग अलग एक्सपर्ट के अलग अलग दावे हैं। कुछ मानते हैं कि प्लेन के कार्गो में जो लिथियम आयन बैटरियां थे उनमें आग लगने से ऐसा हुआ होगा। तो कुछ का मानना है कि कॉकपिट में आग लग गई होगी, जिसके चलते ट्रांसपोंडर ने काम करना बंद कर दिया होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि ग्रीस की घोस्ट फ्लाइट की तरह इसमें भी दुर्घटना हुई होगी, जिसके बाद अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी। इस कारण पायलट ने प्लेन को बीजिंग की जगह मलेशिया में ही लैंड करने का फैसला किया और इगारी चेक पॉइंट के बाद यूटर्न लेकर प्लेन वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगा। लेकिन प्लेन मलेशिया के किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर पाता इससे पहले ही किसी तरह प्लेन में आग लगने से ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसमें सब बेहोश हो गए
और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चलने लगा और तब तक उड़ता रहा जब तक उसमें ईंधन था। तो आखिर में कई एक्सपर्ट इस बात से सहमत हुए थे कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बाकी असल में क्या हुआ था वो तो आज तक किसी को भी नहीं पता। इसके बाद कई साल और बीत गए और लोग तरह तरह की कहानियां अब भी बना रहे थे, लेकिन आखिर 2022 में एक पक्का सबूत मिल गया कि यह प्लेन असल में कहाँ हो सकता है। इस इमेज को देखें। यह ऑस्ट्रेलिया के ओशनोग्राफर डॉक्टर डेविड ग्रिफिन। तो जब से यह प्लेन क्रैश हुआ था तब से ये अपनी खोज में लगे थे कि आखिर हुआ क्या था। तो इन्होंने जो 7th आर्क था जहाँ पर प्लेन क्रैश होने का अनुमान था, वहाँ पर इन्होंने किसी दूसरे प्लेन के टुकड़ों को फेंका और देखा कि धीरे धीरे यह टुकड़ा तैरता हुआ कहाँ गया, जहाँ पर MS-370 प्लेन का टुकड़ा गया था आइलैंड ऑफ रीयूनियन पर, जिसमें करीब 1 साल का समय लगा था। तो इसके बाद डेविड ग्रिफिन ने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे डेटा और रेडियो तरंगों की मदद से उस पिन पॉइंट लोकेशन का पता लगा लिया। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर यह लाल कलर का जो डॉट है यहीं पर यह प्लेन होगा, ऐसा डेविड ग्रिफिन का कहना है, जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें और यह जगह सतह से 4000 मीटर नीचे है। लेकिन इससे पहले मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मिलकर यह 7th आर्क में एक बहुत बड़ी और एक गहरी खोजबीन कर रखी थी। तब तो कुछ मिला नहीं था, लेकिन डेविड ग्रिफिन का कहना है कि शायद खोज के दौरान वो जगह गलती से छूट गई हो, ऐसा भी हो सकता है। और डेविड ग्रिफिन ने यह प्रस्ताव भी दिया कि अगर यहाँ पर 40 मील के दायरे में एक नया खोज अभियान किया जाए तो वो मलबा मिल जाएगा। उनका मानना है कि अगर अभी ऑपरेशन शुरू किया जाए तो सिर्फ 1 साल में वो मिल सकता है। लेकिन अभी तक ना ऑस्ट्रेलिया और ना ही मलेशिया ने इस बात पर ध्यान दिया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डेविड ग्रिफिन ने जिस तरीके से पिन पॉइंट दिया है वो सटीक नहीं है, और लोगों ने तो इनकी आलोचना भी की थी। मतलब अगर आने वाले समय में मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया की सरकारें डेविड ग्रिफिन की बात माने और खोज अभियान करके अगर उस प्लेन का मलबा खोज निकाले तो उसके आधार पर यह जवाब मिल जाएगा कि आखिर MS-370 प्लेन के साथ क्या हुआ था। बाकी तब तक कई लोग आपको इस प्लेन की कहानियां सुनाएंगे कि इस प्लेन को CIA ने उड़ाया था, इस पर एलियंस ने हमला किया था, यह ब्लैक होल में चला गया होगा, वगैरह वगैरह। और अभी मौजूदा समय की बात करें तो जून 2024 में ओशन इन्फिनिटी ने फिर से एक प्रस्ताव रखा था मलेशियन सरकार के सामने, जिसमें ओशन इन्फिनिटी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से दूर 15,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फिर से एक खोज अभियान करना चाहती है, जिसमें पहले की तरह अगर प्लेन मिले तो फीस मिलेगी और प्लेन ना मिले तो फीस नहीं मिलेगी। इस पर अभी बात हो रही है। और 5 नवंबर के दिन मलेशियन संसद में ओशन इन्फिनिटी के प्रस्ताव की काफ़ी तारीफ भी हुई थी। लेकिन यह नया खोज अभियान होगा कि नहीं, इस बारे में सरकार और ओशन इन्फिनिटी के बीच अभी बात चल रही है। दूसरी ओर चाइना की राजधानी बीजिंग की एक अदालत प्लेन में सवार अपने 40 चीनी यात्रियों के परिवारों के लिए मलेशियन सरकार से मुआवजा मांग रही है। लेकिन जब तक प्लेन ना मिले तब तक मलेशिया वो मुआवजा देने को राजी नहीं है, क्योंकि अगर गलती पायलट की है तो ही मुआवजा दिया जाएगा। पर यह सब तो तब पता चलेगा जब प्लेन मिलेगा, और वो मिलेगा कि नहीं वो तो आने वाला समय तय करेगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।